हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वीडियो अपलोड कर दी थी, तो जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले दिए हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड लास्ट इज कि हाइब्रिड या मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले। ओके, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन्स को। कौन से ट्रांजेक्शन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, वो ट्रांजेक्शन जिसकी हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट कर सके कि लाइक मैंने 1000 रुपीज का चावल परचेज किया है या फिर मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है कि जब हम कैश मेमोज को चेक कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ बाउचर्स पर। उसके बाद में हमें जो बाउचर होता है उसको प्रिपेयर करना होता है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है जिसको आप आगे पढ़ने वाले हो। मेजरली इसका काम क्या होता है बाउचर का, कि हमें डिस्क्राइब करता है कि कौन हमारी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसमें डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है। ठीक है, कि लाइक मैंने परचेज किए गुड्स तो क्या होगा उसमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमें जो बताता है कि परचेज डेबिट होनी है एंड कैश मेरा इसमें क्रेडिट होना है। उसके बाद में आता है हमारा जनरल एंट्रीज। उसके बाद में हम जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्रीज में। फिर आता है लेजर। लेजर क्या होता है, देखो लेजर को हम टी शेप्ड अकाउंट में बोलते हैं। लेजर मेजरली होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ। ठीक है, ओके लेट्स टेक अ एग्जांपल। कि यहाँ पे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा कोई परचेज अकाउंट है। ठीक है, परचेज अकाउंट मेरा यहाँ पे डेबिट है। ठीक है, मैंने कुछ परचेज किया था। अब मैंने किस किस से परचेज किया था, तो मैंने एक्स से भी परचेज किया, मैंने वाई से भी परचेज किया। ठीक है, मैंने जेड से भी परचेज किया था और उसके बाद में जेड से भी परचेज किया। अब क्या, मैंने परचेज तो एक्स से भी किया, वाई से भी किया और जेड से भी किया। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स का अपना अलग घर बना देती हूँ कि भैया ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ पे रहना है। वाई का यहाँ पे एक घर बना दिया मैंने। जेड का मैंने इसका अपना अलग घर बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जेड एक्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे, मैंने जितनी बार भी उससे परचेज किया होगा, जितनी बार भी पेमेंट हुई होगी, वो उसके अकाउंट में हो जाएगी, उसके घर पे होगी। ठीक है, वाई का भी सेम रहेगा और जेड का भी हमारा सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो लेजर क्या है, जब हम हर किसी का अपना अलग अलग घर बना देते हैं, मतलब अलग अलग अकाउंट बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रायल बैलेंस। क्या होता है कि भाई हमने जो अकाउंट्स बनाए उसमें से कुछ बैलेंस भी तो बच के आया ही होगा हमारे पास में। ठीक है, तो वो जो बैलेंस हमारे पास बच के आया हर एक अकाउंट का, वो जाता है हमारे ट्रायल बैलेंस में। यानी कि मुझे समरी प्रोवाइड करता है मेरे हर एक अकाउंट की। उसके बाद आता है हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला है ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, सेकंड है मेरा बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग एंड पी&एल है वो मुझे बताता है कि मेरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। जो बैलेंस शीट है वो मुझे बताती है कि मेरी कंपनी के पास में कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन्स को। कौन सी ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट हो सके, कहाँ से मिलेंगी, कैश मेमो से मिलेंगी। फिर हमें क्या बनाना है, बाउचर्स बनाने हैं। वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है। बाउचर्स के बिहाफ पर हम उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, अपनी जर्नल एंट्रीज में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद में जाता है लेजर। लेजर क्या होता है, एक टी शेप अकाउंट होता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन के साथ में हमारे साथ में डील हो रही होती है। और एक ही पर्सन के साथ में न जाने कितनी बार डील होती है एक साल में। तो हम क्या करते हैं, हर एक पर्सन का उसका अलग घर बना देते हैं, मतलब अलग अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रायल बैलेंस। उन अकाउंट्स का जितना भी बैलेंस बचता है वो कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में जाता है। वो हमें एक समरी प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट। दो चीजें होती हैं, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, एंड सेकंड इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी&एल क्या बताता है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। बैलेंस शीट क्या बताती है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बताया कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ जनरल एंड ओरिजिनल एंट्रीज, पोस्टिंग टू लेजर, एंड फिफ्थ इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन जिसमें हम डील करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के साथ में, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब हम नहीं लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, कैश मेमो है, सेल्स इनवॉइस हो सकती है, हमारी चेकबुक हो सकती है, हमारे परचेज इनवॉइस हो सकते हैं, हमारे पे इन स्लिप, पासबुक, इन सारे डॉक्यूमेंट क्या है, हमारे एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि यस दिस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड इन द पास्ट। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ बाउचर्स, मतलब हमें बाउचर्स बनाने होते हैं। बाउचर्स क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन का अपना अलग बाउचर होता है, बट प्रूफ क्या है आपके पास में कि आपने वो ट्रांजैक्शन करी थी। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है अकाउंट को कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच किया जाता है, बाउचर्स के साथ में साइड सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। बाउचर्स हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज किए जाते हैं, मतलब डेट वाइज अरेंज किए जाते हैं। पहले 1 तारीख आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही मंथ वाइज होते हैं, जनवरी से मार्च तक। दे आर सीरियली नंबर्ड एंड केप्ट इन सेपरेट फाइल में वो रखे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे अब। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जनरल एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक बनती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल और ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद हम पोस्टिंग कर देते हैं यहाँ पे लेजर में। लेजर क्या है, ट्रांजेक्शन को हम जनरल से लेजर में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हर एक पर्सन का अपना सेपरेट अकाउंट होता है, चाहे वो कस्टमर है चाहे वो सप्लायर है। सेपरेट अकाउंट होता है असेट का, लाइबिलिटीज का, परचेज का, सेल्स का। सारे इनकम और एक्सपेंसेस क्लासिफाइड होते हैं अंडर सेपरेट हेड्स हमारे। था एग्जांपल लिया था हमने कि एग्जांपल तो सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कि हर एक अकाउंट हमारा अलग अलग बनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि ट्राई बैलेंस क्या होता है, स्टेटमेंट है विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होता है इसमें लेजर का। हम यहाँ पे सिर्फ क्या चेक करते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं। पर्पज होता है कि कोई हमसे एरर ना हो गई हो। बैलेंस, अगर ट्राई बैलेंस को का जो बैलेंस है लास्ट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आता है जो इसका निकल के टोटल आता है, अगर वो मैच नहीं करता है, या इसका मतलब है कि हमने पोस्टिंग करते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो वो हमें फिर फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही 3 बनते हैं। कंटेंट जो भी लेजर अकाउंट के भी पर यहाँ पे जाता है, गिवन कंप्लीट पिक्चर ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द पीरियड, कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिजनेस के बारे में मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका फिर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ओके, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया नहीं। ओके, 3 टाइप के बेसिस होते हैं, कैश, एक्यूरल एंड हाइब्रिड। कैश कहता है कि हम ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम कैश को रिसीव करते हैं या पे कर रहे होते हैं। एक्यूरल बेसिस कहता है कि चाहे हमने कैश पेमेंट कर दी है या नहीं कर दी है, अगर हमने उधारी पे भी ट्रांजेक्शन चल रही हैं, क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन चल रही हैं, तो हम जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन ही हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब जिस दिन ही हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, हम उसी दिन उसको रिकॉर्ड भी कर देंगे। हाइब्रिड कहती है कि भैया रिवेन्यू और असेट है तो मैं कैश बेसिस पर लेकर चलूंगा, यानी कि रिवेन्यू जब आएगा, कैश आएगा, हाथ में पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करूंगा। असेट जिस दिन आ जाएगी हाथ में उस दिन ही मैं पैसा रिकॉर्ड करूंगा, मैं उस दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा। बट वो कहता है कि अगर एक्सपेंस और लाइबिलिटीज की बात है तो मैं कहता हूँ कि एक्सपेंस अगर हो गए हैं तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, चाहे मैंने पेमेंट करी या फिर नहीं करी, बट अगर वो हो चुके हैं मेरी तरफ से तो मैं उसको कर लूंगा। एक्वायर्ड हो गए हैं मतलब कि मुझे इस महीने का रेंट देना था बट मैंने अभी तक नहीं दिया है, 31 तारीख है आज, तो क्या होगा, वो एक्वायर्ड हो गया, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगी, चाहे मैंने वो पेमेंट नहीं करी है बट मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगी। सेम विद द लाइबिलिटीज। ठीक है, कैश बेसिस का एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने गुड्स सोल्ड करे थे 28 जून को, मनी रिसीव हुई थी मुझे 30 जुलाई को, तो मैं कब रिकॉर्ड करूंगी, तो कैश बेसिस कहता है कि तुम 30 जुलाई को ही रिकॉर्ड करो जब तुम्हें पैसा हाथ में आ गया है। बट एक्चुअल बेसिस क्या कहता है कि मैंने कुछ सामान खरीदा था 20 मार्च को, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड ना करूं जब तक मैंने पेमेंट नहीं कर दी है। तो वो कहता है कि भैया अगर आपने पेमेंट करी है या नहीं करी है बट आपने परचेज तो कर लिया, ओनरशिप तो आपके हाथ में आ गई ना, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दो, ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डाल दो। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है कि जो हमारी कंपनी एक्ट है 2013, वो भी कहता है कि हमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट को ही फॉलो अप करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑफ एक्यूरल बेसिस वही है, सिर्फ जब कैश चेंज होता है हैंड में सिर्फ हम तभी इसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्यूरल बेसिस कहता है रिकॉर्ड व्हेन अर्न और इनकर्ड, चाहे हमने अर्न कर लिया है चाहे वो इनकर्ड हो गया है। देखो, इनकम रिकॉर्डेड व्हेन अर्न रिगार्डलेस ऑफ कैश, अगर इनकम हो गई चाहे मुझे पैसा मिला नहीं मिला मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगी। एक्सपेंस अगर हो गया है चाहे पैसा पे किया या नहीं किया मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी। हाइब्रिड क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं कि कैश बेसिस, देखो अब वही चीज है, प्रॉफिट क्या है, कैश सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस, इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश।
एडवांटेज देख लेते हैं मेजरली, कि हमने ये सारा पढ़ लिया है पहले ही, कि सिंपल है, रियलिस्टिक है, सेटिस्फाई कर सकते हैं कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट को, कि बहुत सिंपल है समझना, कि हम इसको इजीली सी समझ सकता है कोई भी पर्सन। वो कहता है कि यहाँ पे एस्टिमेट करने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे कोई पर्सन जजमेंट नहीं चलती है, हम सिर्फ देखते हैं पैसा आया है तो डाल देंगे, पैसा गया है तो रिकॉर्ड कर देंगे। सुटेबल है एंटरप्राइज के लिए, भी मोस्ट ट्रांजेक्शन अराउंड कैश बेसिस, सिर्फ उन एंटरप्राइज में काम कर सकता है जहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन हमारी कैश बेसिस पर ही होती हैं। यूजफुल है, इसे लॉयर्स के यहाँ पर होता है, डॉक्टर्स के यहाँ पर होता है, सीएस के यहाँ पर होता है, कि एक हाथ दो और एक हाथ सर्विस ले लो। डिसएडवांटेज क्या है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देता है प्रॉफिट लॉस की, क्योंकि मैंने सारी चीजें तो रिकॉर्ड ही नहीं करी हैं। ये इग्नोर कर देता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, प्रीपेड एक्सपेंस को, एक्वायर्ड इनकम को। क्यों? क्योंकि जो खर्चा हो चुका है वो तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रही, कि भाई मैं जब पेमेंट करूंगी, मैं 4 साल बाद पेमेंट करूंगी, तो क्या वो 4 साल बाद ही रिकॉर्ड की जाएगी? वो तो गलत है। ठीक है, ऐसे मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस को, जिसके बारे में, जिसको मैं पहले पे कर चुकी हूँ, मैं उसको मेंशन ही नहीं करती यहाँ पर। ठीक है, एक्योर्ड इनकम जो मेरी जनरेट हो चुकी है लेकिन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है ना, तो मैंने उसको तो मेंशन ही नहीं किया। तो वो कहता है कि ये सही नहीं है, इसलिए ये मैचिंग प्रिंसिपल को जो है अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करती है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जहाँ पर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच आउट कर रहे होते हैं, कि कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि हमने उनको डाला ही नहीं प्रॉपर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पे कि प्रॉफिट मैनिपुलेट होती है, कि हमें एक्यूरेट प्रॉफिट यहाँ पर शो नहीं हो पाता है, ये क्योंकि हमने सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं किया होता है। ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2030 भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो नहीं कहती है कि यू हैव टू फॉलो दिस। और हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर शेखावत हैं, उनका बुक्स दी हुई हैं, तो कैश सेल्स उसमें थी आपकी 7,80,000 की, क्रेडिट सेल्स है 2,10,000, 2,10,000। इसमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 6,15,000 के, बट वो कहते हैं कि 90,000 अभी अमाउंट जो है 90,000 की वो हमें पे करनी है, हमने पे नहीं किया है। तो हम कैसे निकालेंगे कैश बेसिस पर नेट प्रॉफिट की? कैश सेल्स कितनी हुई? 7,80,000 की। क्रेडिट सेल्स हम लिखते ही नहीं है कैश बेसिस में। एक्सपेंसेस क्या है? 90,000 अनपेड है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने क्या किया, 2,10,000 सॉरी 6,15,000 में से हम माइनस कर देंगे 90,000। बाकी का कितना बचा हमारा? 5,25,000 वो हो गया। तो कैश सेल्स माइनस हमारे एक्सपेंसेस हमने लेस कर दिए, कितना आ गया? 2,55,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया एज पर कैश बेसिस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? सेम वही है कि ट्रांजेक्शन होते ही हमें रिकॉर्ड कर देनी है, चाहे पैसा मिला या फिर नहीं मिला, चाहे हमने पेमेंट करी या फिर नहीं करी है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, कंसिडर करता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, मतलब वो एक्सपेंसेस जो हो गए हैं लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करे हैं, प्रीपेड यानी कि जिसको मैं पहले ही पे कर चुकी हूँ, वो हुए नहीं है अभी तक। जैसे इंश्योरेंस मैंने पूरे साल भर का पे कर दिया, बच्चे की फीस पूरे साल भर की पे कर दी, तो वो अराइज तो नहीं हुए, मंथली वाइज ही मेरे पास एक्सपेंसेस आते थे। ठीक है, एक्वर्ड इनकम जो मेरी हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, या फिर वो इनकम जो मुझे एडवांस में रिसीव हो गई है। ठीक है, वो कहता है कि अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स और एक्रूअल बेसिस पर ही सारी कंपनीज को अकाउंट मेंटेन करना होता है। इसका फायदा क्या है? ट्रू प्रॉफिट लॉस बता देती है, फाइनेंशियल पोजीशन बता देती है, ये सारी अकाउंट हैं जितने भी एडजस्टमेंट वाले भी उसको कंसिडर करती है, ये मैच कर पाती है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो अप कर पाती है, कंसिस्टेंट है इन कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अक्रॉस ईयर्स तक हम कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड है बाय कंपनीज एक्ट 2013 से। डिसएडवांटेज क्या है कि कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। रिक्वायर्ड है यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड हमें होती है। इसका एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे कैश सेल्स है 7,80,000 की, क्रेडिट सेल है 2,10,000 की, टोटल सेल्स हमें दी हुई है माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर हमारे इतने हैं, नेट प्रॉफिट एज एक्रुअल बेसिस, यानी कि हमने यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड किया है, मेंटेन किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने क्रेडिट सेल्स को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग मेरा जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 2,55,000 था, बट एक्रुअल बेसिस के अकॉर्डिंग वही प्रॉफिट बढ़कर मेरा 3,75,000 या 3,75,000 हो गया है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन कैश और क्रेडिट। टाइमिंग ऑफ इनकम, ओनली इनकम रिसीव्ड इन कैश तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे ऑल इनकम्स वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट मानी जाती है, कंसिडर की जाती है। टाइमिंग ऑफ एक्सपेंसेस, ओनली व्हेन एक्सपेंसेस पेड इन कैश हम तभी मानते हैं उसको एक्सपेंस, एक्सपेंसेस को हम कैश पेड और नॉट, अगर एक्सपेंस हो गया तो हम उसको कंसिडर करते हैं। एडजस्टमेंट है, हम इग्नोर करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्यूरेट आइटम्स को, यहाँ पर हम सभी को कंसिडर करते हैं। ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है कंपनीज एक्ट से, बट ये रिकॉग्नाइज्ड है एक्यूरेट बेसिस।
करेक्ट प्रॉफिट नहीं बता पाती, करेक्ट प्रॉफिट बता पाती है। सुटेबल है डॉक्टर्स, लॉयर, प्रोफेशनल्स के लिए, जहाँ पर एक हाथ तो वो सर्विस देते हैं, दूसरे हाथ पैसा ले लेते हैं। ये सुटेबल है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के साथ में, जिसका मोटिव भी प्रॉफिट कमाना होता है। हाइब्रिड हमें पता है कि दोनों का मिक्सचर होता है। रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बेसिस पर, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती है एक्चुअल बेसिस पर। कैश बेसिस फॉर रिवेन्यू, एक्चुअल बेसिस फॉर एक्सपेंसेस। रिवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, कि पैसा आएगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। असेट हम रिकॉर्ड करेंगे जब हमने अमाउंट पे कर दी होगी। आउटस्टैंडिंग इनकम को हम इग्नोर करते हैं यहाँ पर, मतलब एक ऐसी इनकम जो हो गई है बट मुझे अभी तक नहीं मिली है। ठीक है। एक्चुअल बेसिस क्या है, हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो हमने पेमेंट हुई या नहीं हुई, बट वो हो गए हैं तो हम उसको तुरंत रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर, अगर लायबिलिटीज के अराइज होते ही, चाहे हमने पे करी या फिर नहीं करी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है। वो कहता है हु यूजेस हाइब्रिड बेसिस, यूजुअली अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल पीपल सच एज डॉक्टर्स, लॉयर एक्सेट्रा। दे prepare receipt and expenditure account to a certain net income. They ignore outstanding income but take outstanding expenses into consideration to claim deduction for tax purpose. Hybrid system of accounting is an acceptable and approved system as per judgment of the courts. तो हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये कोर्ट की जजमेंट से अप्रूव्ड है, तो एवरीवन कैन यूज दिस। ओके, तो 5 स्टेप प्रोसेस यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले 5 स्टेप प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ी थी, क्या क्या थी। आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को, फिर बाउचर तैयार करना, बुक्स ऑफ एंट्री करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। कैश बेसिस पढ़ा था, एक्चुअल बेसिस पढ़ा था, उसके की डिफरेंसेस है, उसके हाइब्रिड बेसिस हैं। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज डू द कमेंट गाइस, कि कमेंट नहीं आते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। तो प्लीज डू द कमेंट। थैंक यू।